देखिए साइक्लिक ग्रुप की एक और थ्योरम है, थ्योरम को ध्यान से देखिएगा। लिखा है एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज़ टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। पहली बात तो जनरेटर का मतलब समझना चाहिए क्या होता है, और साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है मालूम है ना। जनरेटर मतलब जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब के रूप में हो, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि हर साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं, मतलब दो तरीके से फॉर्म लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, ज़रा सावधान। हम प्रूफ ऐसे करेंगे कि हम जब दो लाइनों में लिख देंगे और आप कहेंगे हाँ प्रूफ हो गया, फिर कहेंगे नहीं अभी नहीं प्रूफ हुआ है, अब प्रूफ होगा। हमने मान लिया कि लेट G इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है ना साइक्लिक ग्रुप, ऐसे या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे किसी तरीके से कर दो, ठीक है। तो हम पहले वाले तरीके से लिखेंगे A बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ए क्या यहां पर है, विद ए एज जनरेटर या विद जनरेटर ए, यहां से लिखें, हाँ विद जनरेटर ए। हमने कहा भाई ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है, यानी कि एक जनरेटर तो हो गया। हमने एक चीज़ और इसके पहले पढ़ाई है कि एक थ्योरम थी कि अगर किसी भी ग्रुप का जनरेटर ए है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होता है, पढ़ा है ना। तो आप लिखेंगे वी नो बाई अ थ्योरम। अब कोई थ्योरम का नंबर तो होता नहीं यहाँ पर, नंबर मतलब जैसे हम कहें वी नो बाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग तो है नहीं। तो वी नो बाई द थ्योरम दैट इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप then its inverse, that is A inverse, is also the generator of G। ये हम जानते हैं। अब कितने जनरेटर हो गए, कितने हुए जनरेटर, दो हो गए ना, यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया नहीं हो गया, हो गए ना। एक जनरेटर कौन है, ए, और दूसरा जनरेटर कौन होता है, ए इनवर्स, तो प्रूफ हो गया। बोले ऐसे कैसे प्रूफ हो गया, ऐसे कोई थ्योरम प्रूफ होती है, थोड़ा बड़ा बड़ा करिए, दो चार लाइन 2-4 पेज का। देखो अब हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो ए और ए इनवर्स हैं एक्चुअली अलग अलग हैं। ये भी तो हो सकता है कि आपको देखने से लग रहा हो ए और ए इनवर्स एक ही चीज़ है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा, हमको यहाँ ये शो करना है, टू शो कि ए और ए इनवर्स इक्वल नहीं है। ये दिखा दे अगर, तो अपने आप दो जनरेटर निकल आएंगे, नहीं समझे। उसके दिखाने के लिए क्या होगा कि इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, ठीक है। दिस वी प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम करेंगे। इसके पहले तो हम कुछ करें, पहले समझिए हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप माना है, ये ध्यान रखिएगा, या आप एवरी इनफाइनाइट लिख दो यहाँ पर, चाहे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। मैं इनफाइनाइट मान रहा हूँ, जरा सावधान। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमने क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट ए और ए इनवर्स सेम है, मान लेते हैं। अब हम एक गड़बड़ी करने जा रहे हैं, नाउ हम ए इंटू ए करने जा रहे हैं, यानी हम ए स्क्वायर करने जा रहे हैं। देखो जरा, ए इंटू, इस ए की जगह आप ए इनवर्स ले सकते हो, क्योंकि ए इंटू ए किया हमने, यानी ए स्क्वायर किया, तो ए इंटू ए में एक तो ए लिख दिया और एक ए किसके इक्वल है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स करने कोई दिक्कत, यानी ए की जगह ए इनवर्स लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको ऑपरेट करेंगे तो ए टू पावर 0 आएगा। ए टू पावर 0 एक्चुअली वो 0 नहीं है यहाँ पर, ये ई वाला है, ये ई आएगा, यानी ए टू पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ई। इसका मतलब ई बोले तो आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई आता है
इसका मतलब बता सकते हैं आप? जब तक पीछे वाली चीज़ आपकी क्लियर नहीं है तब तक जो भी यहाँ बताया जा रहा है सब क्लियर होता जा रहा है, वो दिमाग में आने वाला नहीं है। थोड़ा कैमरे को नीचे कर दें। क्या बता रहे हो? अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने बताया था ना, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 2। इसके पहले आपको पढ़ाया गया है कि ऑर्डर ऑफ, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। यही आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया, ये हो गया ना। यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया? 2 हो गया, और 2 बोले तो फाइनाइट ऑर्डर हो गया, और यहाँ कैसा है? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आप लिखें दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, यही कॉन्ट्राडिक्शन है। कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? अगर इक्वल होंगे तो आपका जो इनफाइनाइट ग्रुप है वो क्या बन जाएगा? फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा, उसमें फाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। सो ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। इसका मतलब ए और ए इनवर्स दोनों जनरेटर थे ना, कितने जनरेटर हो गए? तो इट मीन्स ए एंड ए इनवर्स आर डिस्टिंक्ट जनरेटर्स ऑफ जी। समझ में आ गया? या जी ना लिखिए, ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी। लॉजिक समझ में आया? हेंस प्रूफ हुआ? जी नहीं, अभी हेंस प्रूफ नहीं हुआ। ये तो हमने कह दिया कि भाई ए और ए इनवर्स 2 जनरेटर हो गए, तीसरा भी तो हो सकता है, एक और एलिमेंट भी हो सकता है। तो एक हम जनरल मान के चलेंगे कि इसके अलावा कोई जनरेटर नहीं होगा, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए और ए इनवर्स 2 जनरेटर होते हैं, पीछे भी हम जानते हैं। और ये भी सिद्ध कर दिया कि ए और ए इनवर्स जनरेटर हैं और दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी कि दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है, यानी कि ग्रुप के 2 जनरेटर हैं। तो हैंस प्रूफ तो हम लिख सकते हैं, सामने वाला बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा, सही कहा आपने। लेकिन हम ये तो अभी नहीं कह रहे हैं ना कि इसके अलावा कोई और नहीं हो सकते। तो हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसके अलावा कोई और जनरेटर इसमें नहीं होगा। तो आप लिखेंगे कि वी हैव टू शो, नाउ वी हैव टू शो, यहां नाउ लिख दो, नाउ वी हैव टू शो दैट द ग्रुप इज नॉट हैविंग any other generator than A and A inverse। यही लैंग्वेज ठीक है ना? नहीं, अंग्रेजी में यही लिखा जाएगा ना, A और A इनवर्स के अलावा कोई भी जनरेटर नहीं होगा। अदर देन लिख दिए, अदर देन A and A इनवर्स, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो इसको भी, इसका मतलब हमको फिर मानना पड़ेगा कि एक होगा। ले लेते हैं, हमने मान लिया कि नहीं भैया होगा, कि लेट a टू पावर m बिलोंग्स टू g इज द जनरेटर। हमने मान लिया कि a टू पावर m जो है इज द जनरेटर ऑफ g एंड m इज नॉट इक्वल टू ±1। भाई अगर a m+1 हो जाएगा तो a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। m-1 होगा तो a इनवर्स आ जाएगा। तो इसके अलावा एक जनरेटर आपने प्रूफ कर दिया कि मान लिया कि a की पावर m होगा। ये भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस आल्सो वी प्रूव बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करना पड़ेगा? जरा सावधान। अगर हम ये कहें कि फॉर कोई एलिमेंट ए जी को बिलोंग करता है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट
एन इंटीजर n, एक इंटीजर n होगा सच दैट a टू पावर m, तो जनरेटर था, उसकी पावर n इज इक्वल टू a होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। देखो, जब हम इनफाइनाइट एलिमेंट लेते हैं तो हमने बताया था, मान लिया a जनरेटर है, a स्क्वायर 8 पावर 5 आ गया, और 5 की वैल्यू क्या होगा? e, क्या होगा? e। तो अगर 8 पावर 6 करेंगे तो फिर a आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। 8 पावर 7 करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। 8 पावर 8 करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। समझ में कहाँ से आ रहा है? 8 पावर 9 करेंगे तो 8 पावर 4 आ जाएगा। 8 पावर 10 करेंगे तो फिर e आ जाएगा। मतलब अगर हम इसको देखें तो 8 पावर 7 हमने किया, ठीक है, या 8 पावर 10 है, 10 मतलब 5 की पावर 2 किया, फिर e आ गया। 8 पावर 9 है, यानी 8 पावर 3 की पावर 3 किया, फिर 8 पावर 3 आ गया, यही है ना? तो कुल मिलाकर, सॉरी 8 पावर 4 आ गया, मैंने कुल मिलाकर के a की पावर, ये तो जनरेटर है, जनरेटर पे कोई पावर चढ़ाओगे तो a मिलेगा। फिर समझिएगा, नहीं समझ में आ रही बात? आप कह रहे हो कि a g को बिलोंग करता है, मतलब स्टेटमेंट कभी कभी क्या होता है कि हमने कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ गए, ठीक है, तो वो नहीं आता समझ में, लेकिन हूँ कह देते। जैसे आप कोई दूर कोई पेड़ हो और कह दो देखो वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई है, तो 2-3 बार तो सामने वाला कहेगा कहाँ, और जब आपको वो देखो बोले हाँ हाँ बैठी है, बहुत सुंदर है। 8 पावर m जनरेटर है, क्या मतलब हुआ? मतलब a की पावर m की पावर 1 करेंगे एक एलिमेंट होगा, a की पावर m की पावर 2 करेंगे एक एलिमेंट होगा, नहीं होगा। और एक एलिमेंट क्या है? a, तो इसका मतलब a की पावर में ही तो कुछ चढ़ाओगे तो a मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर a टू पावर m इसका जनरेटर है, 8 पावर m इसका जनरेटर है, तो इसका मतलब a की पावर m में कुछ पावर चढ़ाओगे तो आपको a मिलेगा, अगर a उसमें है तो, क्योंकि 1 पावर m ने उसको जनरेट किया है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू a की पावर mn कह सकता हूं। अब मैं यहां पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई नहीं कह रहा हूं, ऑपरेट करता हूं। अब जो भी वहां पर बाइनरी ऑपरेशन हो, हम फिलहाल बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई ए इनवर्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं मल्टीप्लाई, जब हम इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा? a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 पावर mn इंटू ए इनवर्स। सही कहा मैंने? ये क्या लिखा हुआ है? e लिखा हुआ है। e इज इक्वल टू 8 पावर mn माइनस 1, यानी 8 पावर mn माइनस 1 इज इक्वल टू e आया है। इसका मतलब बता दीजिए आप। 8 पावर mn माइनस 1 e का मतलब क्या हुआ जाकर के? a की पावर mn इज इक्वल mn माइनस 1 के लिए e है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो है mn माइनस 1। m ऑलरेडी एक इंटीजर था, n ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीजर, यानी ये फाइनाइट वैल्यू आ गई? नहीं आ गई। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी बराबर होता है, तो ऑर्डर ऑफ जी भी फाइनाइट आ गया। किस केस में आ गया? जबकि आपने ए टू पावर m को इसका जनरेटर माना था और ये कहा था कि m प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये तो आपने कहा। अगर ऐसा आपने कहा तो आपको ग्रुप कैसा मिल रहा है? फाइनाइट मिल रहा है। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर a की पावर m जनरेटर है तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ कि a टू पावर n विल बी जनरेटर इफ m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, अदरवाइज नो, तो कितने जनरेटर हो गए आपके? 2 ही हुए, 2 ही हुए ना। इट मीन्स ये लिख दो, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 एंड ओनली 2 जनरेटर्स। प्रूफ हो गया।
हैंस प्रूव द थ्योरम। नहीं समझ में ये बात? मतलब ए टू पावर 1 ए टू पावर -1 तो जनरेटर था ही, हमने एक थर्ड जनरेटर माना जो कि +-1 नहीं था, ए टू पावर m की वैल्यू हमने कहा +-1 नहीं होगी, और बाद में ये दिखा दिया कि भैया अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था वो फाइनाइट हो जाएगा। यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन से हमने प्रूव किया। बात सुन भाई, करिए इसको।